नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ पे कौन कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण हुआ है, और इसके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं उनका उद्गम स्थान क्या होगा, कहाँ पर अपना वो जल विसर्जित करेंगी, कौन कौन से प्रमुख जलों से होकर गुजरेंगी और साथ ही साथ उनकी क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अंतिम लेक्चर की बात करें तो इससे पहले हमने अंतिम लेक्चर में देखा था मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था मध्य प्रदेश को कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है कृषि के आधार पर। ठीक है, और उन 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों को हमने मध्य प्रदेश का नक्शे पर उसको प्लॉट करने की कोशिश की थी। और आपने यदि दोस्तों वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी मेंस का काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन वहाँ से हर साल एक नया क्वेश्चन वहाँ से आता है। पिछले 4-5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर साल वहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज की दोस्तों बात करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियाँ। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कि नदियाँ क्या होती हैं, नदियों के अलावा अपवाह तंत्र क्या होते हैं, और साथ ही साथ नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उन सभी टर्म की आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ नदियों के बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो जिसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर नदी क्या होती है। तो दोस्तों, यदि हम नदी की बात करें तो नदी क्या होती है, एक धरातलीय संरचना होती है। जैसे मान के चलो आपका क्या है, ये आपकी पृथ्वी हो गई या फिर आपका ये धरातल हो गया। तो इस पर क्या होती है, एक धरातलीय संरचना या फिर आप उसको बोल सकते हो एक भौगोलिक संरचना होती है जिसका एक निश्चित ढाल होता है। क्या होता है, जिसका एक निश्चित ढाल होता है और जिसके अंतर्गत जो हमारे बरसात का जल होता है या फिर जो धरातलीय जल होता है वो एक निश्चित दिशा में बहता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। और ये जो जल की हम बात करें दोस्तों, तो ये जल आपका बढ़ता है किस में, तो ये बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। ठीक है, किसके प्रभाव से बढ़ता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बढ़ता है। और ये एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हुए किसी विशाल जल राशि में दोस्तों ये मिल जाता है। यानी कोई एक विशाल जल राशि होगी, जैसे कोई समुद्र भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, या कोई विशाल नदी भी हो सकती है। तो उसमें जाकर दोस्तों अंतिम रूप से अपना जल विसर्जित कर देता है, तो आपकी क्या कहलाती है, नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो नदी क्या होती है, एक प्राकृतिक संरचना होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद बात करें तो अपवाह तंत्र क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों कि अपवाह तंत्र के बारे में। आखिरी अपवाह तंत्र क्या होता है, तो यदि हम अपवाह तंत्र की डेफिनेशन की बात करें तो अपवाह तंत्र क्या होते हैं दोस्तों, जैसे यदि बात करें तो धरातलीय जल का वह भाग, यानी आपके धरातल पर जो जल पाया जाता है उसका वह भाग जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सतही ढाल के अनुरूप, यानी आपका सतह यानी धरातल का ढाल जिस तरफ होगा उस तरफ, तो सतही ढाल के अनुरूप जलधारा सरिता नदी नालों इत्यादि के रूप में प्रवाहित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अपवाह कहलाएगा। और अपवाह में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है, एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल और सतही ढाल। इसका अनुसरण करते हुए जल एक निश्चित दिशा में बहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। अब अपवाह तंत्र क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, निश्चित जल मार्गों का अनुसरण करता हुआ, ठीक है, यानी बहता जल एक निश्चित जाल का निर्माण करता है। यानी निश्चित जलमार्ग कौन से होंगे, तो जलमार्ग हम बता चुके हैं, वहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण और सतही ढाल के अनुरूप आपका जल प्रवाहित हो रहा होगा, वो आपका एक निश्चित जलमार्ग होगा। तो निश्चित जलमार्ग का अनुसरण करता हुआ बहता जल एक निश्चित जाल का निर्माण करता है। क्या करता है, एक निश्चित जाल का निर्माण करता है, जिसे हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। तंत्र से आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो तंत्र सब्जेक्ट आ गया वो किसी न किसी एक जाल के लिए यूज होता है। तंत्र यानी अपन बोलते हैं एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत एक क्या होता है, एक निश्चित दिशा में या फिर एक निश्चित जलमार्ग का अनुसरण करते हुए जल बहता है। ठीक है, तो आगे बात करें तो यह अपवाह तंत्र अपना संपूर्ण जल किसी विशाल जल राशि वाले क्षेत्र जैसे सागर झील में विसर्जित कर देता है। यानी इसका जो संपूर्ण जल होगा वो अंतिम तौर पे कहाँ मिलेगा, तो किसी न किसी सागर, कोई ना कोई झील या फिर कोई विशाल एक जल राशि वाला क्षेत्र होता है जहाँ वह अपना जल विसर्जित करता है।
भारत में यदि प्रमुख कौन कौन से नदी तंत्र पाए जाते हैं, तो भारत में अनेक नदी तंत्रों का या फिर अपवाह तंत्रों का विकास हुआ है। जैसे बात करें तो जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और नर्मदा नदी तंत्र हो गया। यहाँ पे गौर करने वाली दोस्तों बात यह है कि जो अपवाह तंत्र होते हैं वो अंतिम रूप में क्या करते हैं, अपना जल जो है वो किसी सागर, झील इत्यादि में प्रवाहित करते हैं। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जल डायरेक्ट सागर या किसी झील में जाकर विसर्जित होता हो। तो आप देख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। मध्य प्रदेश में बात करें तो नर्मदा नदी तंत्र हो गया, माही नदी तंत्र हो गया, ताप्ती नदी तंत्र हो गया। और दक्षिण भारत में चले हैं तो वहाँ पे आपको गोदावरी नदी तंत्र मिलेगा, कृष्णा नदी तंत्र मिलेगा, कावेरी नदी तंत्र मिलेगा। तो ये सारे आप कितने सारे क्या होते हैं, नदी तंत्र हो गए, जिसमें से हमको प्रमुख रूप से बात करनी है मध्य प्रदेश में कौन कौन से नदी तंत्र पाए जाते हैं, या फिर मध्य प्रदेश की नदियों का पानी कौन से नदी तंत्र में जाकर विसर्जित होता है, उन नदी तंत्र की हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक अपवाह तंत्र होता है। यानी यहाँ पे हम बात करें तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये आपकी कोई एक मुख्य नदी होगी। क्या होगी, एक मुख्य नदी होगी जिसका कोई ना कोई उद्गम स्थान होगा। ठीक है, और वह अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए अंतिम रूप से क्या करेगी, किसी ना किसी एक विशाल जल राशि वाले क्षेत्र में जाके अपना पानी विसर्जित कर देगी। इन नदियों की बात करें तो ये जो नदी हैं दोस्तों वो अनेक सहायक नदियों से मिलकर बनी होती हैं या फिर अनेक डिस्ट्रीब्यूटरीज से मिलकर बनी होती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है सहायक नदियाँ। जैसे आप एक मुख्य नदी होगी और मुख्य नदी में मिलने वाली अनेक छोटी मोटी नदियाँ होंगी जो अपना पानी डायरेक्ट समुद्र में तो विसर्जित नहीं कर रही हैं, लेकिन वह किसी बड़ी नदी में अपना पानी जल विसर्जित करके और इनडायरेक्ट रूप से अपना पानी कहाँ पे पहुँचा रही हैं, तो समुद्र में पहुँचा रही हैं। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों। ये आपकी एक मुख्य नदी हो जाती है यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों वो मुख्य नदी या फिर सहायक नदियाँ और मुख्य नदियाँ मिलाकर जितने एरिया को कवर करती हैं या फिर जितने क्षेत्रफल को कवर करती हैं दोस्तों, वो कहलाता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, अंतिम तौर पे बात करें दोस्तों तो ये जब अपना जितना वो नदी होती हैं, जब ये किसी बड़े क्षेत्र में जाकर मिल रही होती हैं तो उस जहाँ पे ये पानी अपना विसर्जित करती हैं उसको बोला जाता है मुहाना। क्या बोला जाता है, मुहाना बोला जाता है। अब मुहाना भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, यदि भारत की बात करें तो प्रमुख रूप से दो प्रकार के मुहाने पाए जाते हैं यहाँ पे। एक होता है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। ज़्यादातर नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश या फिर भारत में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे। जब हम नदियों को पढ़ेंगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इन चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि इस जो हमने फिगर देखा इसके आधार पर दोस्तों यदि हम अपवाह तंत्र की बात करें तो क्या होगा, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के संजाल से अपवहित क्षेत्र, यानी ये मुख्य नदी हो जाएगी और उसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के संजाल से अपवहित क्षेत्र जो जल विभाजकों द्वारा पृथक होता है। किसके द्वारा पृथक होता है दोस्तों, जल विभाजकों। यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे जल विभाजक मिलेंगे बड़े बड़े, जो कि आपके पर्वत पठार के रूप में भी रहते हैं। ठीक है, जल विभाजकों द्वारा पृथक होता है, अपवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों यदि बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र या फिर नदी तंत्र कौन से होंगे, दोस्तों सबसे पहले आप ये याद रखना, जब भी हम नदी तंत्र की बात करेंगे तो वह अपना जल किसी विशाल जल राशि में विसर्जित कर रहा होगा। ठीक है, तो यदि इस हिसाब से मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 6 प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी तंत्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी तो बहती नहीं है, फिर गंगा नदी तंत्र कहाँ से हो गया। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नदी तंत्र क्या कहलाता है, एक प्रमुख नदी होती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, यानी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जो किसी मुख्य नदी में मिलती हैं और मुख्य नदी जाके अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है, किसी समुद्र में। तो उसको क्या बोला जाता है, नदी तंत्र बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में बेशक जो है गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन उसकी सहायक नदियाँ जो हैं दोस्तों वो कहाँ से बहती हैं, तो मध्य प्रदेश से होकर निकलती हैं। जैसे बात करें तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों यमुना, और यमुना की हम बात करते हैं तो यमुना की भी सहायक नदियां दोस्तों मध्य प्रदेश में, यदि यमुना की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी सहायक नदियां पाई जाती हैं उसकी, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई। ठीक है, इसके अलावा और भी सहायक नदियां दोस्तों जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और यदि हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी में इसके अलावा भी 2 नदियाँ और हैं जो अपना जल सीधे गंगा में विसर्जित करती हैं। जैसे आपकी हो गई कौन सी,
टोंस नदी हो गई और सोन नदी हो गई, 2 नदियाँ जो आपकी गंगा में जल विसर्जित करती हैं। तो मध्य प्रदेश में भले गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन गंगा नदी तंत्र का प्रवाह कहाँ तक है, मध्य प्रदेश तक पाया जाता है। तो यदि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। कौन सा, गंगा नदी, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। दूसरे नदी तंत्र की बात करें तो वो होगा आपका नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र आपने दोस्तों सुना होगा कि नर्मदा नदी जो है वो अपना पानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में विसर्जित करती है। कौन से समुद्र में करती है, तो अरब की खाड़ी में विसर्जित करती है या फिर खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी तंत्र के बारे में हम देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नदी तंत्र होगा। और नर्मदा नदी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी जो है दोस्तों वो कौन सी है, नर्मदा नदी है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तीसरे हम बात करें तो ताप्ती नदी तंत्र। तो ताप्ती नदी तंत्र की बात करें तो ताप्ती नदी भी क्या करती है, अपना पानी जो है सीधा सीधा कहाँ पे विसर्जित करती है, अरब सागर में विसर्जित करती है। माही नदी तंत्र की बात करें तो माही नदी तंत्र की दोस्तों यही बात है कि वो भी अपना पानी किसी न किसी समुद्र में विसर्जित करेगी डायरेक्ट। गोदावरी नदी तंत्र की बात करें तो गोदावरी जो है आपके महाराष्ट्र के नासिक से होकर निकलती है, जो वहाँ पे एक जगह है त्र्यंबकेश्वर से होकर निकलती है। लेकिन गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, जैसे बेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, वो आपके कहाँ से होकर निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। तो मध्य प्रदेश में भी गोदावरी नदी तंत्र का कुछ भाग पाया जाता है। महानदी तंत्र की बात करें दोस्तों तो महानदी तंत्र जो है आपका वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेगी। और मध्य प्रदेश में 1-2 नदियां जो हैं आपकी छोटी मोटी नदी जो हैं वो महानदी में अपना पानी विसर्जित करती हैं, इसलिए महानदी नदी तंत्र का भी आपका क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में कुल 6 प्रकार के नदी तंत्रों का विकास हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा नदी तंत्र बात करें तो गंगा नदी तंत्र होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें या फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो गंगा नर्मदा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। सबसे छोटी नदी तंत्र की बात करेंगे तो आपका होगा महानदी नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि नदी क्या होती है, अपवाह तंत्र क्या होते हैं, किस प्रकार से नदी तंत्र का विकास होता है और किस प्रकार से नदियाँ बहती हैं। यहाँ तक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों यदि अपवाह तंत्र की बात हमने कर ली है तो हम बात कर लेते हैं एक चीज़ और, अपवाह के प्रतिरूप की। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, जब नदियाँ बहती हैं तो वह विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हुई जाती हैं, यानी वह अपने जो उनका अनुसरण मार्ग होता है वो अपने अनुसरण मार्ग पर चलती हुई विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा नदी द्रोणी में ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ज्यामितीय संरचना, यानी वही आकृति का निर्माण होता है जो वहाँ के शैल तंत्र, उच्चावच, ढालकोण से निर्देशित होता है। जिनका जो यदि हम बात करें संरचना की तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पे पाए जाने वाले शैल तंत्र यानी पर्वत पठार, उच्चावच और ढाल के अनुसार निर्देशित होता है। अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, यानी वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, अपवाह प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा नदी द्रोणी में ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है जो वहाँ के शैल तंत्र, उच्चावच तथा ढाल के अनुसार निर्देशित होता है, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। अब यदि दोस्तों आकार की बात करें तो आकार की दृष्टि से भारत में कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपका एक हो गया वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी मान के चलो ये एक सहायक नदी हो जाती है और सहायक नदी के आसपास से कई सारी नदियां जो हैं, जैसे वृक्ष होता है तो उसमें क्या होती है, एक प्रमुख शाखा होती है और उसकी सब शाखाएं होती हैं या फिर उप शाखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार एक आपकी सहायक मुख्य नदी होगी और उसकी एक यहाँ पे बात करें ये सहायक नदियाँ होंगी। तो इस प्रकार का प्रतिरूप आपका क्या कहलाएगा, वृक्षाकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, ये आपका आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। आर्य प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि बीच में एक पर्वत होगा और पर्वत से कई सारी नदियों का दोस्तों यहाँ से निकास होगा, तो ये आपका कहलाता है पर्वतीय प्रतिरूप। जैसे मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं अमरकंटक। तो अमरकंटक में जो अमरकंटक जो है आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो जो आपका किसका निर्माण करता है मैकाल पर्वत श्रृंखला से, तो आर्य प्रतिरूप का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ से हम देखते हैं नर्मदा नदी, जोहिला नदी, सोन नदी इत्यादि नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। तो आपके किस तंत्र का विकास होगा वहाँ पे, तो आर्य प्रतिरूप का।
समांतर प्रतिरूप की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक आपका विशाल जलराशि यानी समुद्र में कई सारी नदियाँ आके समांतर रूप से मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? समांतर रूप से आके मिलेंगी, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? समांतर प्रतिरूप। एक होता है दोस्तों अंतः स्थलीय प्रतिरूप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अंतः प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है, नदियाँ विसर्जित होती हुई किसी दलदली में क्षेत्र में जाके अचानक से विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्या होगा कि आपके वो उद्गम स्थान से निकलेंगी और निकलते निकलते क्या होंगी, बीच में एक दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, उस दलदली क्षेत्र में वो नदियाँ अचानक से विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी नदियों को बोला जाता है अंतः स्थलीय नदियाँ। जैसे भारत में बात करें तो भारत के राजस्थान में एक नदी बहती है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पुष्कर अजमेर, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोली जाती है लूनी नदी। और लूनी नदी जो है पुष्कर से बहती हुई या फिर अजमेर से बहती हुई गुजरात में जाती है, और गुजरात में जो जैसे ही वो कच्छ के रण में पहुंचती है और कच्छ के रण में जाके अचानक से विलुप्त हो जाती है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, तो कच्छ के रण के आसपास एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर नदी पहुँचते ही वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसका पानी सारा कहाँ पर चला जाता है, तो धरती के नीचे से प्रवाहित होने लगता है, जिससे वो नदी अपन को दृश्य या फिर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ऐसी नदियाँ कौन सी कहलाती हैं? आपकी अंतः प्रवाहित नदियां कहलाती हैं। और जब ये जो जिस प्रतिरूप का निर्माण होता है दोस्तों, इस प्रतिरूप को बोला जाता है अंतः स्थलीय प्रतिरूप। और नदियों की बात करें तो जैसे आपकी घग्गर नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, लूनी नदी, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं अंतः स्थलीय प्रतिरूप या फिर अंतः स्थलीय नदियों के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक प्रतिरूप सारी चीज़ें क्लियर हो गई, प्रतिरूप क्या होते हैं। अब इस पर दोस्तों बात करें जल विभाजक की, तो अभी हमने जैसे यहाँ पे बात की थी जल विभाजकों से पृथक होता है, तो जल विभाजक क्या होते हैं? तो जल विभाजक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलो आपकी ये दो नदियाँ बह रही हैं। ठीक है दोस्तों, एक नदी आपकी ये हो गई और एक नदी आपकी मान के चलो ये हो गई। इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, एक कोई विशाल पठार पर्वत या फिर कोई एक मान सकते हैं जो धरातल से आपका कोई ना कोई उच्चावच एक होता है। तो ये आपका एक पर्वत भी हो सकता है या फिर एक पठार भी हो सकता है, ऊंचा एक पठार भी हो सकता है। तो ऐसी धरातलीय संरचना जो दो नदियों की दिशाओं को पृथक करती हो, दो नदियों की दिशाओं को पृथक करती है, वो आपका क्या कहलाता है? विभाजक, जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, ये आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान के चलो आपका ये एक मान के चलो यहाँ पे ये पर्वत होता है और पर्वत से आपकी एक नदी इस तरफ बहती है और एक नदी इस तरफ बहती है। तो आपके जो जल विभाजक होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, तो ये आपके नदी उद्गम क्षेत्र भी होते हैं, मतलब यहाँ से कई नदियों का उद्गम भी होता है। जैसे आप बात करें कैमूर पर्वत श्रृंखला की यदि बात कर लें या फिर विंध्याचल की बात कर लें, तो यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कैमूर उसकी बात करें, अमरकंटक की बात करें, तो अमरकंटक में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी आपने देखा होगा, तो मान के चलो ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, यहाँ पे हो गई सोन नदी और यहाँ पे हो गई आपकी जोहिला नदी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, देखो जल को अलग अलग दिशा प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये आपका एक जल विभाजक का काम करेगा। ऐसे ही बात करें दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला की, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे आपकी कैमूर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उसके नीचे साइड बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये सोन नदी पाई जाती है और यहाँ से दोस्तों आपकी होती निकलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी और सोन नदी के मध्य दोस्तों ये क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो ऐसे ये क्या होते हैं, एक धरातलीय संरचना होती है जो कि दो नदियों के दिशा और उनके प्रवाह क्षेत्र को अलग अलग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जल विभाजक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सतपुड़ा पर्वत हो गया, कैमूर पर्वत हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। अरावली की बात करें तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला भी आपका एक साइड से लूनी नदी निकलती है और दूसरी तरफ से वहाँ से बनास नदी निकलती है, तो बनास और लूनी नदी को अलग अलग करता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भी आपका क्या हो जाएगा, एक जल विभाजक के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको एक नदी के बारे में पता होनी चाहिए। यदि आप नदी पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम इतना बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, तो हम इन 6 नदी तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल टारगेट करके चलना है इन 6 नदी तंत्र को। इन 6 नदी तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इस नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियों का विकास हुआ है, उन सभी चीज़ों को हम क्रमवार तरीके से देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नदी तंत्र की हम बात कर चुके हैं, जो है आपका कौन सा, गंगा नदी तंत्र। और यदि मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख नदी तंत्र की बात करें तो वो रहेगा आपका नर्मदा नदी तंत्र।
तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको 4 से 5 नदियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नदियाँ ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको थोड़ा डीपली डिस्कस करना है। और बाकी की नदियों के बारे में बात करें तो आपको केवल 3-4 चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका नदी का उद्गम क्षेत्र क्या होता है, कहाँ पे वो जल विसर्जित कर रहा है, और कौन से ज़िले से वो निकल रही है और कौन कौन से ज़िले से होकर बह रही है, और वहाँ पे यदि कोई परियोजना चलाई जा रही है तो वो कौन सी परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों और कोई जानकारी नहीं लेनी है आपको नदियों के बारे में, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। केवल 3-4 नदियाँ रहेंगी, जैसे आपकी नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई। बस इन 3-4 नदियों के बारे में आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है कि ये नदियाँ जो है कहाँ से बहती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, और कौन कौन से शहरों के किनारे कौन कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी तंत्र की। तो दोस्तों यदि नर्मदा नदी तंत्र की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का विकास हुआ है, और इसी कारण मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका भी बोला जाता है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक है यहाँ पे आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरी होगी यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आपकी मध्य प्रदेश में बहने वाली ज़्यादातर 90% नदियों का जो उद्गम है वो आपके इन्हीं 2 श्रेणियों से होता है, या तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होगा या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होगा। अब यदि दोस्तों बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ध्यान रखना दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी नदियां निकलेंगी उनका प्रवाह ज़्यादातर कहाँ पे होगा, तो वो होगा उत्तर पूर्व दिशा में। यानी यहाँ से निकलेंगी और वो उत्तर पूर्व की ओर आपकी प्रवाहित होंगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी ढाल है दोस्तों वो कहाँ की ओर है, तो वो आपका जो उत्तरी ढाल है मतलब वो बीच से उठा हुआ है, और आपका जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाते जाएंगे वो ढाल आपका नीचा होता जाएगा। तो हमने जैसे नदियों के बारे में बात की थी, जो मध्य प्रदेश की जो टोटल यदि नदियों की बात करें तो नदियों का प्रवाह कैसे होता है, तो धरातलीय ढाल के स्वरूप होता है। और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी ढाल है दोस्तों, उसका स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप क्या है, मध्य से उठा हुआ, और उत्तर की तरफ जाएंगे तो उसका ढाल जो है आपको दबा हुआ सा दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ स्वाभाविक रूप से कहाँ पर बहेंगी, ज़्यादातर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं वो आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें, यदि आप नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4-5 नदियाँ प्रमुख याद रखनी है जहाँ से आपकी ये नदी होकर निकलेंगी। ठीक है, जैसे आपकी ताप्ती नदी वगैरह हो गई, बेनगंग हो गई, बरधा हो गई। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों विंध्य और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में से एक नदी होकर निकलेगी जिसको बोला जाता है नर्मदा नदी। ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। भ्रंश क्या होते हैं दोस्तों, तो भ्रंश क्या होते हैं, ये भी आपकी एक भौगोलिक संरचना होती है या फिर आपकी धरातलीय संरचना होती है। इसके अंतर्गत क्या होती है, जब 2 पर्वत, मान के चलो आपके ये 2 पर्वत होते हैं और 2 पर्वतों के बीच में क्या होता है दोस्तों, कि जब धरातलीय आपकी जो क्रियाएं होती हैं या फिर जो भूगार्भिक क्रियाएं होती हैं, भूगार्भिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, इन 2 प्लेटों में या फिर 2 जो स्थलीय भाग होते हैं उनके बीच में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। और जब दरार पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक भ्रंश का निर्माण होगा। ठीक है, इनके बीच में यदि बात करें तो तनावमूलक बल लगता है और इनके बीच में एक भ्रंश का निर्माण होता है जिसके अंदर से या फिर जिसके अंतर्गत क्या जल का निकास होता है, उसको बोला जाता है भ्रंश घाटी। तो इसी भ्रंश घाटी में से दोस्तों एक नदी का निकास हुआ है जिसको बोला जाता है नर्मदा नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदी है। नर्मदा नदी तंत्र की बात करें तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है और आप जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी तंत्र में आपकी जो मुख्य नदी होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, तो नर्मदा नदी, खुद इसका नाम ही है नर्मदा नदी, तो उसका मुख्य नदी भी कौन सी होगी, नर्मदा नदी होगी। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो उसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से आपकी यदि कुल सहायक नदियों की बात करें तो 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी, और जिसमें से 19 नदी जो हैं वो आपके ऊपरी तरफ से यानी दाएं तट से होकर आती हैं, और जो 22 नदियां हैं वो आपके बाएं तट से होकर आती हैं। आपको 41 के 41 नदियों के नाम बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, कुछ 4-5 नदियां हैं जिनके आप थोड़े नाम याद रख लेना, उनके बारे में थोड़ा सुन लेना, जैसे दूधी हो गया, शक्कर हो गया, तवा हो गया, ठीक है, इत्यादि नदियां हैं, और इनके बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको नहीं लेनी है, बस इतना याद रखना है 41 नदियाँ हैं और 19 आपके दाएँ तरफ से मिलती हैं और 22 आपके बाएँ तरफ से आके मिलती हैं। यदि नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो इसके अन्य नाम क्या क्या होंगे, तो इसके अन्य नामों में मैकाल श्रुता हो जाएगा, रेवा हो जाएगा, शिवपुत्री हो जाएगा, नमोदास हो जाएगा, इत्यादि इसके प्रमुख अन्य नाम होंगे।
ठीक है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी कितनी होगी दोस्तों, इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करती हुई और अंतिम रूप से जाके कहाँ पे मिल जाती है, तो खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके विसर्जित हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें इसके उद्गम स्थान की, तो इसका जो उद्गम स्थान होता है दोस्तों वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका अनूपपुर जिला। आपने मध्य प्रदेश के मैप में देखा होगा दोस्तों अनूपपुर जिला के बारे में, तो अनूपपुर जिला में इसका उद्गम होता है। अनूपपुर जिला में भी कहाँ पे, तो मैकाल श्रेणी जो आपने सुना होगा, मैकाल सतपुड़ा मैकाल जो श्रेणी है, तो मैकाल श्रेणी में अमरकंटक नाम का एक स्थान है जहाँ से इसका उद्गम होता है। तो उद्गम क्षेत्र क्या होगा, अमरकंटक। और अमरकंटक से निकलकर दोस्तों ये मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों से होकर निकलती है। कितने, 15 जिलों से होकर निकलती है। उसके बाद ये कुछ समय के लिए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र से पुनः आपकी गुजरात में आती हुई और ये अंतिम रूप से कहाँ मिल जाती है, तो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यदि कौन कौन से जिले हैं आपकी बात करें, तो कौन कौन से 15 जिलों से होकर गुजरती है, तो आपका सबसे पहले अनूपपुर हो जाएगा जहाँ से इसका उद्गम स्थान है। अनूपपुर के बाद आप क्रम से देखेंगे तो उमरिया आएगा, फिर डिंडोरी आएगा, फिर मंडला आएगा, फिर जबलपुर आएगा, फिर नरसिंहपुर होगा, रायसेन होगा, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ठीक है। और यहाँ से होती हुई फिर वो कहाँ प्रवेश कर जाती है, आपकी गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। तो मध्य प्रदेश के इन 15 जिलों के बारे में थोड़ा आप दोस्तों याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर कौन से जिले में से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें इसके अपवाह क्षेत्र की, तो इसका अपवाह क्षेत्र कितना होगा दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र होगा 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। जहाँ जहाँ इसका अपवाह क्षेत्र होगा वो क्या होगा टोटल, यानी पूरी नर्मदा नदी की बात करें तो वो 98,796 किलोमीटर स्क्वायर होगा। मध्य प्रदेश में बात करें तो 85,930 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र होगा। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों, आपको बता चुके हैं। इसके साथ ही संपूर्ण भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी होगी। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपकी गंगा नदी होगी, दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी होगी, तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी होगी, चौथे पर यमुना नदी होगी, 5वीं पे आपकी नर्मदा नदी आएगी। गंगा नदी की बात करें तो आपकी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर लंबाई होती है, कृष्णा की 1401 किलोमीटर लंबाई होगी, यमुना की 1375 और नर्मदा की 1312। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपकी यहाँ से होकर आती है और हमने बोला था यहाँ पे ये मुहाना बनाती है। क्या बनाती है, मुहाना कहाँ पे बनाएगी, तो खंबात की खाड़ी में। और हमने बोला था यहाँ पर ये क्या करेगी, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है या फिर इसको बोलते हैं ज्वरनद मुख। अब ज्वरनद मुख क्या होता है दोस्तों, यदि समझने की बात करें तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा डेल्टा क्या होते हैं। तो डेल्टा की यदि दोस्तों बात करें तो क्या होता है, जब कोई नदी बहती है अपने उद्गम स्थान से निकली और उद्गम स्थान से निकलने के बाद वो किसी ना किसी आपके विशाल समुद्र राशि वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, जहाँ पे वो क्या कहला, कहाँ पे, तो मुहाना, जो जहाँ पे अपना पानी वो विसर्जित करती है उसको बोला जाता है मुहाना। तो मुहाने दोस्तों हमने 2 प्रकार की बात की थी, एक की थी हमने डेल्टा और दूसरा की थी एस्चुरी। तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा क्या होता है दोस्तों, जब नदियां बहती हैं तो शुरुआत में क्या होती हैं, ये अपनी युवावस्था में होती है। युवावस्था मतलब काफ़ी तीव्र गति से बहती हैं और अपने बीच में आने वाले जितने भी अवसाद होते हैं, पत्थर होते हैं, पर्वत होते हैं, उनको काटते हुए और अवसादों को अपने साथ में लेकर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, अवसादों को अपने साथ में लेकर चलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर देखो दोस्तों क्या होगी, ऊर्जा समाप्त होती जाएगी और इसके अंतर्गत वो प्रवाह गति अब नहीं बचेगी जो शुरुआत में होती है। तो आगे चल के क्या होती है कि दोस्तों ये कटाव को तो बंद कर देती है, यानी ये इतना ज़्यादा कटाव नहीं कर पाती है, लेकिन अपने साथ जो अवसाद लाती है दोस्तों उनको कंटिन्यू लाती जाती है। और अंतिम तौर पर जब वह अपना जल विसर्जित करने वाली होती है तो इसके अंतर्गत यानी लास्ट में बात करें तो ये अपनी वृद्धावस्था में जब पहुँचती है तो वृद्धावस्था में पहुँचते इसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि अपने साथ लाने वाले अवसादों को और आगे ले जा सके। और अंतिम तौर पर जब ये समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है तो यहीं पर अपने अवसादों का विसर्जन कर देती है, यानी अवसादों का निक्षेपण हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। और अवसादों का निक्षेपण होने से क्या होता है कि यहाँ पे अवसाद इकट्ठे होते 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 क्या करते हैं, एक डेल्टा ऐसी आकृति का निर्माण कर लेते हैं। डेल्टा आपने सुना होगा दोस्तों, मैथ फिजिक्स में आप सुनते रहते होंगे डेल्टा, और डेल्टा की जो आकृति होती है वो लगभग ऐसी होती है। तो ये क्या करते हैं कि अपने साथ अवसादों का निर्माण करते हैं और अवसादों का निक्षेपण करते जाते हैं और अंतिम तौर पर ये क्या करते हैं, एक डेल्टा प्रकार की आकृति का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डेल्टा।
तो अधिकांश नदियों में दोस्तों यही फॉर्मेशन होता है। यदि आप गंगा नदी की बात करें तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। जितनी भी नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं ज़्यादातर, लेकिन गंगा नदी एकमात्र, नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और ये करती है एस्चुरी का निर्माण। एस्चुरी क्या होती है या फिर ज्वारनदमुख क्या होते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या कि सबसे पहले तो इसके पास क्या होगा कि इतने ज़्यादा अवसाद नहीं होंगे कि ये यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर सके। और अवसाद होते भी हैं दोस्तों तो कई सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे इनका जमाव नहीं हो पाता है, और ये जो आपका निक्षेपण होता है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं जाके समुद्र में मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इस आकृति का निर्माण नहीं होता है, और वो सीधे तौर पे जाके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। ऐसी आकृति को बोला जाता है एस्चुरी या ज्वारनदमुख। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी में दोस्तों क्या होती है कि जहाँ पर ये नदी, यदि आप मध्य प्रदेश इसकी बात करें तो यहाँ से बहती हुई लगभग यहाँ पर ये नर्मदा नदी आती है। ये भारत का नक्शा हो गया, यहाँ पे आके जल विसर्जित करती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे आपके ज्वार भाटे आते रहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी अवसाद रहता है तो वो क्या होता है, ज्वार के साथ में आके और वापस चला जाता है। तो यहाँ पे उन ज्वार का या फिर वहाँ पे उन अवसादों का निक्षेपण नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि ये नदी जो है, हमने बोला था कि ये किससे होकर गुजरती है, ये भ्रंश से होकर निकलती है। और भ्रंश में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अवसादों का जमाव नहीं हो पाता है। ये नदियाँ जो है काफ़ी गहराई में होकर बहती है, और यहाँ पे जो है आपकी मिट्टी या फिर जो अपन बोलते हैं कंकड़ वगैरह होते हैं, वो अवसाद का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाता है। और जो नर्मदा नदी होती है वो अपने साथ कम अवसादों को लेकर आती है, और जितने अवसाद आते भी हैं तो वो यहाँ पे इसके तट पर पहुँचते ही ज्वार भाटे के साथ ही वापस चले जाते हैं। तो जिसके कारण ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों एस्चुरी क्या होती है। तो ये जो नदी होती है वो क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। इसके साथ ही बात करें तो इसको 2017 में दोस्तों जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो यदि आप बात करें इससे पहले 1 साल पहले, यानी आपने सुना होगा 11 दिसंबर 2016 को एक नमामि देव नर्मदे प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उसकी सफाई, उसमें क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसका उत्खनन किया जा रहा था बजरी का, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसको बोला गया नमामि देवी नर्मदे। तो नमामि देवी नर्मदे जो शुरू कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 2016 से इसको शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या था, तो ये 148 दिनों में कुल 16 जिले, यानी इसके अंतर्गत थी। तो नर्मदा नदी जहाँ जहाँ बहती है उसकी परिक्रमा लगाने का जो प्रोग्राम था वो तय हुआ था, और उसके अंतर्गत उसके जो मुहाने होते हैं, सॉरी नदियों का जो किनारा होता है उनके किनारे पर तटों पर वृक्षारोपण किया गया था। और वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को जागरूक किया गया था कि इस नदी का जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, और यहाँ पे फालतू की जो गंदगी होती है वो नहीं फैलाई जाए, और साथ ही साथ उत्खनन को भी रोका जाए। तो इस उद्देश्य से दोस्तों क्या हुआ, एक परिक्रमा या फिर एक पैदल यात्रा शुरू की गई जो कि आपके 148 दिनों तक चली और 16 जिलों से होकर निकली। लंबाई की बात करें तो कितनी दूरी तय की इन लोगों ने, तो 1350 किलोमीटर की दूरी तय की, और तय करते हुए 15 मई 2017 को ये समापन हुआ। और जैसे समापन होता है दोस्तों, समापन होने के बाद इस नदी को जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया। जीवित नदी क्या होती है, जीवित नदी मतलब होता है, अब इस नदी पर यदि आपने उत्खनन किया या फिर यहाँ पे कोई गंदगी फैलाई तो आपको वही सजा मिलेगी दोस्तों, जो एक जीवित पुरुष पर यदि आप कोई अत्याचार करते हो या फिर उसको नुकसान पहुँचाते हो तो जो आपको सजा मिलती है, यानी आपको जीवित नदी का दर्जा दिया गया। यानी आप मान के चलो किसी इंसान को आप चोट पहुंचाते हो या फिर उसे मारते हो या फिर कोई भी उसको मतलब उसके साथ आप शारीरिक अत्याचार वगैरह करते हो, तो वहां पर आपको जो सजा का प्रावधान है वही सजा का प्रावधान आपको कहाँ पे रहेगा, नर्मदा नदी के साथ छेड़खानी करने में या फिर उसका अवैध उत्खनन करने में। ठीक है, तो अवैध जीवित नदी आप समझ गए होंगे। तो जीवित नदी क्या होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों बात करें और नर्मदा नदी के बारे में, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया जो कि आपके अनूपपुर में पाए जाते हैं, धुआंधार हो गया, भेड़ाघाट जबलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संगमरमर के पत्थर के लिए फेमस है ये काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सहस्त्रधारा ये यहाँ पे होगा, सहस्त्रधारा होगा आपका महेश्वर खरगोन में, दर्दी और मंधाता ये आपके खंडवा में पाए जाते हैं। ये आपके कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। परियोजना की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 परियोजनाएं दोस्तों यहाँ पे चलती हैं, सॉरी 3 लगभग काफ़ी ज़्यादा हैं और 4-5 परियोजनाएं यहाँ पे चलती हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो पहली होगी आपकी इंदिरा सरोवर जो कि खंडवा जिले में है, दूसरी होगी सरदार सरोवर जो कि नवेगांव गुजरात में है,
अभी इसका निर्माण, अभी इसका घोषणा हुई है दोस्तों, बात किया अभी 18-19 के समथिंग इसकी घोषणा हुई है। और ये मध्य प्रदेश की भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, जिसके अंतर्गत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो दूसरा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई गई थी, लगभग 182 मीटर ऊंची। ठीक है, आगे चले तो महेश्वर परियोजना आपकी कहाँ पर होगी? ये खरगोन में होगी। बरगी परियोजना जबलपुर में, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में। तो दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में आपको लगभग इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख क्या हो गया, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, कौन कौन से जिलों से ऊपर निकलती है, कौन कौन से जलप्रपात का निर्माण हुआ है, कौन कौन सी यहाँ पे परियोजनाएं चलाई जाती हैं, इसकी लंबाई क्या है, मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, और साथ ही साथ ये कहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों जो आपको नर्मदा नदी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले नदी तंत्र की बात करेंगे तो वो आएगा हमारा गंगा नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यमुना नदी जो इसकी सहायक नदी है उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो उसमें अपनी चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है, इसके अलावा सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, छपरा हो गई, इत्यादि नदियों के बारे में हम देखेंगे। और गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी होंगी? तो दो नदियाँ हैं, एक है टोंस, एक है सोन। तो इन सब नदियों की चर्चा करेंगे हम दोस्तों अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से बाकी नदियां जो अपनी मध्य प्रदेश की शेष नदियां बची हैं उन सभी नदियों की चर्चा हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। और अगले लेक्चर में हमारा नदियों जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज के लेक्चर में इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या देखा था, तो मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, यानी कौन कौन से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, नदियाँ क्या होती हैं, अपवाह तंत्र क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी यानी नर्मदा नदी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।